ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। केजीएफ चैप्टर 2। आज सुबह 6:30 बजे का शो देखकर अभी अभी मैं घर पर आया हूँ। दोस्तों, इस रिव्यू की हम शुरुआत करें उससे पहले ही एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जो कुछ भी बातें बताने वाला हूँ वो सारी की सारी बातें केवल और केवल केजीएफ इस फिल्म तक ही सीमित है। केजीएफ चैप्टर 2 ने मुझे जो अनुभव दिया, जो एक्सपीरियंस दिया, वो बस मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बाकी इस फिल्म के जो कलाकार हैं उन्हें मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं हृदय से चाहता हूँ कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री खूब आगे बढ़े, खूब उन्हें सफलता मिले। पर यहाँ पर मैं जो बातें करने वाला हूँ वो मात्र केवल और केवल केजीएफ इस फिल्म तक ही सीमित है। वैसे ये कोई बताने वाली बात नहीं होती, पर कुछ कुछ मित्र किसी चीज़ से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि फिर वे कुछ कुछ बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं, इसलिए मुझे ये बात पहले ही बतानी पड़ी। देखिए, केजीएफ का चाहे पहला पार्ट हो या फिर ये सेकंड पार्ट हो, इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने एक बहुत ही लार्जर देन लाइफ ऐसी फिल्म या कैरेक्टर्स उन्होंने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। पर मेरे लिए पर्सनली, मैं पहले पार्ट में भी कहानी के साथ, कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया था। पहले पार्ट में मुझे सबसे ज़्यादा जो बात पसंद नहीं आई थी वो थी स्टोरी टेलिंग का तरीका। एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारी सी बातें बस वॉइस ओवर के माध्यम से, जो कुछ चर्चा हो रही होती है उसके माध्यम से बस बताई जाती है, कंटिन्यूसली बताई जाती है। तो वो कैरेक्टर्स, वो कहानी, उसके साथ मैं पर्सनली कहीं पर भी कनेक्ट नहीं हो पाया था। और सबसे मुख्य मेरा जो प्रॉब्लम था पहले पार्ट में भी, वो थी फिल्म की थीम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा, जो माइंडसेट हम देखते हैं, वो थीम पर्सनली मुझे पसंद नहीं आई थी। और इन्हीं सब बातों को केजीएफ चैप्टर 2 में वे एक और अलग नेक्स्ट लेवल पर लेकर के गए हैं। तो मेरे लिए पर्सनली केजीएफ चैप्टर 2 एक बहुत बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक ऐसी फिल्म थी। इवन पहले पार्ट से भी कई गुना ज़्यादा फिल्म ने मुझे डिसअपॉइंट किया। और केजीएफ चैप्टर 2 में फिल्म की शुरुआत से ही एक बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूजिक हमें सुनाई देता है, जो फिल्म के अंत तक कंटिन्यूसली चलता रहता है। उसमें बीच में कहीं पर पॉज ही नहीं है। दो कैरेक्टर्स भले ही आपस में थोड़ी सी नॉर्मल सी बात भी कर रहे हो, तो भी बैकग्राउंड में वो लाउड म्यूजिक कंटिन्यूसली चलता रहता है, चलता ही रहता है। कई कई सीन्स में तो जो सीन चल रहा है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसमें काफ़ी विरोधाभास भी हमें दिखाई देता है। तो वो बीजीएम पता नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब वो जो हाई बीट्स है बीजीएम, वो फिल्म में कई बार एंडिंग का जो सीन होता है, जैसे कि आखिरी बिल्कुल फाइट चल रही है हीरो और विलन के बीच में, वहाँ पर जो लाउड म्यूज़िक हमें कई बार फिल्मों में जो सुनाई देता है, वैसा म्यूज़िक इस फिल्म में, पूरी फिल्म में शुरुआत से अंत तक कंटिन्यूसली चलता ही जाता है। अब कहानी की बात करें तो फिल्म की शुरुआत में गरुड़ा की हत्या के बाद में केजीएफ में क्या हुआ, रॉकी ने किस प्रकार से केजीएफ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, उसके बाद में अधीरा की एंट्री, अधीरा और रॉकी के बीच की लड़ाई, उसके बाद रमिका सेन, रवीना टंडन का जो कैरेक्टर है उसकी एंट्री, रॉकी और स्टेट के बीच में जो कुछ अनबन वगैरह है वो बात में, ये इस प्रकार से पूरी कहानी जो हमने ट्रेलर में देखा वही बात हमें फिल्म में धीरे 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 फिर दिखाई देती है। पर यहाँ पर जो स्टोरी टेलिंग है, पहले पार्ट की तरह यहाँ पर भी वो स्टोरी टेलिंग काफ़ी कन्फ्यूज्ड हमें दिखाई देता है। और पूरी फिल्म ही मतलब ऐसे नॉर्मल कहीं पर कोई सीन चल रहा हो, डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रहे हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रही हो, दो कैरेक्टर्स शांति से बात कर रहे हो, वो हमें दिखता ही नहीं है। कंटिन्यूसली वो लाउड म्यूज़िक, और कोई कैरेक्टर्स आपस में बात भी करते हैं तो उसमें किसी एक मतलब पता नहीं, वो नॉर्मल ऐसी बातचीत लगती ही नहीं है। हर एक सीन ऐसे लगता है जैसे अभी कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है और उस बहुत बड़ी ट्विस्ट या घटना के पहले का जो एक बिल्डअप होता है ना, वैसा कुछ बिल्डअप बनाने का प्रयास किया जा रहा हो, ऐसा हर एक सीन देखते समय हमें लगता है। हालांकि वैसा कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट या बहुत बड़ी घटना तुरंत होती नहीं है, पर हर एक सीन उसी प्रकार से उन्होंने उसे दिखाने का प्रयास किया है। बाकी चैप्टर 2 में भी गरीबी को रोमांटिसाइज करना, या फिर तुम अमीरों ने ऐसा किया, तुम अमीर ऐसे हो वैसे हो, इस प्रकार के डायलॉग्स भी हमें सुनाई देते हैं। और इन सब बातों के आड़ में फिर रॉकी जो बातें कर रहा है उन्हें एक प्रकार से जस्टिफाई करने का प्रयास किया है। रॉकी और जो कुछ वहाँ पर लाखों लोग उसके समर्थन में हैं, वो किस प्रकार से स्टेट के विरुद्ध, सुरक्षा बलों के विरुद्ध खड़े हो गए हैं रॉकी को बचाने के लिए। रॉकी के प्रति ये लोगों का जो प्रेम है वो बातें उन्होंने दिखाई है। और इस कारण से वहाँ पर जो स्टेट है, सुरक्षा बल है, वो अंदर जा भी नहीं पाते, रॉकी पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। और इसके अलावा रॉकी और जो कुछ भी क्राइम उसे करते हुए दिखाया है, उन सारे क्राइम्स को भी फिल्म में काफ़ी रोमांटिसाइज किया है, एक प्रकार से ग्लोरीफाई करने का प्रयास किया है। और उसकी आड़ में ये गरीबी को रोमांटिसाइज करना, ये एक तो रीज़न दिखाया ही है। और एक दूसरा जो मेन रीज़न दिखाया है वो है रॉकी ने अपनी माँ को दिया हुआ वचन, या माँ की जो इच्छा थी रॉकी से कि भाई तुम एक बहुत बड़े व्यक्ति बनो, काफ़ी अमीर बनो वगैरह वगैरह। तो ये रीज़न रॉकी वहाँ पर देता है। एक सीन में एक चाचा का कैरेक्टर है, नाम मुझे उस कैरेक्टर का याद नहीं है, वो रॉकी से कहता है कि
तुम में और गरुड़ा में क्या अंतर रहा फिर? गरुड़ा भी इन सब गरीबों को एक्सप्लॉइट करता था और तुम भी यही कर रहे हो। काम रुकना नहीं चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। तुम इन लोगों को भी उसी प्रकार से एक्सप्लॉइट करते जा रहे हो। एक तुम्हें भी अपने पावर और सत्ता और बड़ा बनने की एक भूख तुम्हारे अंदर भी जग गई है, ग्रीडी स्वार्थी हो गए हो वगैरह, इस प्रकार की बातें करता है। और फिर रॉकी अपने आप को वहाँ जस्टिफाई करने के लिए फिर अपनी माँ का वो उदाहरण देता है। हालांकि वो कहीं से भी, मेरे लिए तो कम से कम वो जस्टिफाई करने जैसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। उसके पहले ही सीन में रॉकी ने एक पुलिस स्टेशन को उड़ाया हुआ होता है, जो टीज़र सबसे पहले जो केजीएफ चैप्टर 2 का रिलीज़ किया था, जहाँ पर रॉकी वो मशीन गन से पूरी की पूरी पुलिस चौकी को ही उड़ा देता है। वो गाड़ियाँ पूरी उड़ जाती है हवा में। वो टीज़र तो काफ़ी पसंद किया गया था, पर फिल्म में मुझे पर्सनली उस सीन को देखते समय बिल्कुल मैंने अंदर से डिस्गस्टेड फील किया था। मतलब कोई सेंस ही नहीं था उस बात का कि रॉकी वहाँ पर जाकर उन गाड़ियों को उड़ा रहा है। और मुझे विश्वास है कि भाई कोई भी किसी को भी उस सीन को देखकर अंदर से कोई खुशी या कोई सीटी बजाने जैसी तो फील बिल्कुल भी नहीं आएगा। उल्टा हर एक व्यक्ति अंदर पता नहीं खराब ही फील होगा किसी को भी उस सीन को देखकर। और उसके बाद में ये जो कुछ भी रॉकी करते जा रहा है उसे जस्टिफाई करने के लिए वो फिर अपने माँ का उदाहरण देता है कि भाई मेरी माँ की ऐसी इच्छा थी। पर वो कहीं से भी जस्टिफाई करने वाली बात तो मुझे कम से कम नहीं लगती है। इवन उसकी माँ का जो उदाहरण दिया है ये तो एक प्रकार से बहुत गलत बात मुझे लगी, क्योंकि कोई भी एक माँ अपने बेटे को जो संस्कार देती है वो यही कहती है कि बेटा भले ही एक वक्त तुम्हें भूखा सोना पड़े ना, तो भी भूखा सो जाना, भूखे सो जाना, पर किसी की एक फूटी कौड़ी भी गलत तरीके से, गलत मार्ग से, या जो अपने अधिकार में नहीं है वो किसी के अपने पास मत रखना। मेहनत से, ईमानदारी से जीवन में आगे बढ़ना। भले ही एक दिन 2 दिन भूखा सोना पड़े तो भी चल जाएगा, पर जीवन में कभी गलत मार्ग पर मत जाना। यही कोई माँ अपने बेटे को शिक्षा देती है। बचपन में आपने वो कहानी भी सुनी होगी। देखिए, एक बच्चा था, स्कूल में जाता था, थोड़ी बहुत चोरी करता था, घर पर लेकर के आता था। माँ कुछ बोलती नहीं थी, देखती जाती थी। फिर वो धीरे धीरे उसकी ये आपराधिक मानसिकता बढ़ती गई, बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया, हत्या वगैरह वो करने लग गया। आखिरकार न्याय व्यवस्था के द्वारा उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो वो क्रिमिनल कहता है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। उसकी माँ को बुलवाया जाता है। वो पास में जाता है माँ के, और उसके कान के पास जाकर वो क्रिमिनल अपने दांत से उस माँ का कान पकड़कर खींच लेता है। पुलिस वाले कहते हैं, सब कहते हैं कि कैसा, कितना मूर्ख है यार, और मरने जा रहा है और फिर भी ऐसा कर रहा है। तो उसने कहा कि ये आज मैं जहाँ पर हूँ ना, जो मुझे फांसी मिलने वाली, इसके लिए यही जिम्मेदार है, क्योंकि जब बचपन में मैं छोटी मोटी चोरियाँ करता था ना, तब इसने मुझे रोका नहीं, और रोका होता तो फिर आज मैं यहाँ पर नहीं होता। तो ये मतलब जो रॉकी की माँ की इच्छा थी कि वो ये बड़ा बने, और उसकी आड़ में ये सब जो क्राइम करना, या सुरक्षा बलों के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध जो एक प्रकार से वो युद्ध छेड़ रहा है, ये जस्टिफाई करने वाली बात तो वो कहीं से भी नहीं लगती। उल्टा मतलब मुझे तो वो कैरेक्टर और ज़्यादा गलत लगा रॉकी का, जो कुछ भी उसे करते हुए दिखाया है। जस्टिफाई तो कहीं से भी नहीं कर पाए हैं। और ये जो एक माइंडसेट होता है ना, इसे जैसे आप कम्युनिस्ट विचारधारा कहिए या जो भी है, कि भाई हम स्टेट ने, सिस्टम ने हम पर अत्याचार किया हुआ है, और इस कारण से फिर हम स्टेट के विरुद्ध या सुरक्षा बलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ रहे हैं, सो कॉल्ड रेजिस्टेंस के नाम पर, सो कॉल्ड रिवोल्यूशन के नाम पर। ये माइंडसेट मतलब सच में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। इवन मनी हाइस्ट में भी देखिए, जो प्रोफेसर का कैरेक्टर है वो यही कहता है कि भाई मेरे पिता पर अत्याचार हुआ था, इसलिए सो कॉल्ड रेजिस्टेंस के लिए फिर वो ये पैसा चुरा रहा है, उसे अमीर बनना है प्रोफेसर को। यहाँ पर रॉकी भी तो वही कर रहा है कि भाई मेरी माँ ने ये, यहाँ पर भारत के फिल्म मेकर्स को पता है कि बस मेरे पिता चोर था और स्टेट ने उस पर अत्याचार किया, इस कारण से मैं पैसे चुरा रहा हूँ, बैंक चुरा रहा हूँ, बैंक में चोरी कर रहा हूँ। ये भारत के दर्शक को उतना हजम नहीं होगा, और इस कारण से शायद यहाँ पर ये माँ वाला एंगल उन्होंने डालने का प्रयास किया है। पर फिर भी वे रॉकी को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं, जो वो स्टेट के विरुद्ध, सुरक्षा बलों के विरुद्ध लड़ रहा है, या फिर माँ ने कहा इस कारण से मुझे अमीर बनना है, जैसे कि प्रोफेसर को वहाँ पर सारा सोना वगैरह चुराना था। पर फिर भी वे यहाँ पर माँ का जो एंगल उन्होंने डाला है, फिर भी वे जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं रॉकी के कैरेक्टर को। और अंत में जो संसद में वगैरह जो भी दिखाया है, नीचे लिखा तो है कि भाई ये विशुद्ध रूप से काल्पनिक दृश्य है, जो हमने ट्रेलर के अंत में भी देखा था। वैसे वो लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, वो सभी को पता है काल्पनिक ही दृश्य है, हर फिल्म काल्पनिक ही होती है। और फिक्शन के नाम पर ही कोई भी डायरेक्टर, कोई भी फिल्म मेकर अपनी विचारधारा को सामने रखता है, या जो कुछ भी
वो कहना चाहता है, जो कहानियाँ वो लोगों तक पहुँचाना चाहता है, वो फिक्शन के नाम पर ही सामने रखी जाती है। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं फिल्म में जो प्रॉब्लमेटिक है, गलत है, और इस कारण से मैं पर्सनली फिल्म के किसी भी कैरेक्टर के साथ में कनेक्ट ही नहीं हो पाया। और रॉकी को वो जिससे प्रेम करता है रीना, उसे फिल्म की शुरुआत में ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध, या जो कहते हैं ना कंसेंट वर्ड यूज़ किया जाता है, उसके कंसेंट के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध उसे वो लेकर के आता है, अपने पास में रखता है, और ये मेरी रानी है, मेरी लड़की है वगैरह, इस प्रकार की बातें वो करता है। हालांकि रीना की उसके साथ रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, ये दिखाया है, पर फिर भी रॉकी उसे ज़बरदस्ती अपने पास में रखता है। अभी कबीर सिंह अर्जुन रेड्डी जब रिलीज़ हुई थी, उस समय कबीर का या अर्जुन का जो कैरेक्टर है, उसे उस जो वो जिससे प्रेम करता है उसे ये मेरी बंदी है ये कहते हुए दिखाया है, और उस बात का काफ़ी विरोध हुआ था। हालांकि कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी उसमें वो जो लड़की है वो खुद भी उससे प्रेम कर रही होती है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं ये दिखाया है, फिर भी वहाँ पर उसका काफ़ी विरोध किया गया था उस फिल्म का। पर यहाँ पर तो जो रीना का कैरेक्टर है वो तो काफ़ी समय तक फिल्म में वो रॉकी के साथ रहना ही नहीं चाहती, वो विरोध कर रही होती है कि मुझे नहीं रहना है, फिर भी उसके कंसेंट के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती उसे रखा जा रहा है। और कंसेंट के विरुद्ध किसी भी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करना, ये मतलब अब्यूज़ ही कहा जाएगा, पर फिर भी ये करते हुए फिल्म में दिखाया है। बाकी इन सब बातों को अगर हम भूल भी जाए कि फिल्म की पॉलिटिकल थियरी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, या फिल्म क्या कहना चाहती है, या ये जो कैरेक्टर्स जो कर रहे हैं, इन सब बातों को हम इग्नोर भी कर दें, केवल और केवल एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, तो उस दृष्टि से भी फिल्म के कैरेक्टर्स एंगेजिंग, या मैं वो कहीं पर उन्होंने मुझे एंटरटेन किया हो, या मैं बहुत फिल्म के साथ कनेक्टेड मैंने फील हुआ हो, या एक्शन सीक्वेंसेस बहुत आंखों को सुकून देने वाले हो, ऐसा मुझे पर्सनली कहीं पर भी फिल्म देखते समय फील नहीं हुआ। ओवरऑल मुझे तो KGF चैप्टर 2 ने इसके पहले पार्ट से भी कई गुना ज़्यादा निराश किया, डिसअपॉइंट किया। मैं KGF चैप्टर 2 को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है, बाकी वायलेंस काफ़ी सारा है, चाकू से वार के सीन है, हाथ वगैरह कटते हुए फिल्म में दिखाया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को US सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है KGF चैप्टर 2 को, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।